तो एज ए स्टार्टिंग ऑफ योर दिस टॉपिक ए क्वेश्चन इज गिवन कि कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। क्या किसी नेशन की आर्किटेक्ट यानी किसी नेशन की आर्किटेक्ट क्या आर्मी हो सकती है क्या? यस और नो? मे बी यस ना, क्योंकि अगर किसी जगह में भी अगर यूनिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विद द सपोर्ट ऑफ आर्मी हुआ है या डिक्टेटरशिप हुआ तो इट मे बी पॉसिबल किसी भी नेशन की आर्किटेक्ट आर्मी भी हो सकती है। ओके, तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ओपन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव्स। तो इन दिस फर्स्ट पॉइंट जो हम इन जर्मन यूनिफिकेशन का डिस्कस कर रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू कि यहाँ पे इन दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द कंजर्वेटिव्स। अब आप कहोगे सर आप तो लिबरल्स की बात कर रहे थे और कंजर्वेटिव्स कैसे आपको डेमोक्रेटिक नजर आ गए, यहाँ पे यूनिफिकेशन की बात कैसे करने लगे? या प्लीज मृदुल को इन कर दो ना। या वेट, सब मृदुल को इन कर दो। मृदुल को कर दिया बेटा मैंने इन। मृदुल, यस सर। हाँ, आर यू हियरिंग माय वॉइस ना? इन कर दिया आपको मैंने। ओके यस सर, यस। ओके बेटा, तो इट इज मतलब सबसे बड़ा ये पॉइंट आता है कि हाउ इट इज पॉसिबल। आप सर की आप स्टडी करा रहे थे कि लिबरल्स फॉर द नेशनलिज्म, वो सोच रखते थे नेशनलिज्म की, फिर कंजर्वेटिव्स कहाँ से आ गए? कंजर्वेटिव तो ऑलरेडी सपोर्ट टू द मोनार्किस, मोनार्क को इनको सपोर्ट करते थे कंजर्वेटिव्स। तो फिर यहाँ पे कंजर्वेटिव्स ने कैसे यूनिफिकेशन की बात की? यस, सही बात है कि कंजर्वेटिव तो जो रूलर्स या मोनार्की को सपोर्ट करते थे, फिर हाउ इट इज पॉसिबल कि कंजर्वेटिव सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे मोनार्की को? यस, जैसे सपोज इंडिया है बेटा, अब फॉर एग्जांपल इन इंडिया देर आर द जैसे जर्मन भी क्या अर्लियर पार्ट ऑफ द प्रोशिया, तो डिफरेंट जर्मन के डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट कंट्रीज रूल करती थी। तो टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया है और इंडिया के अंदर डिफरेंट रूलर रूल करते हैं, लेकिन उनमें से एक रूलर हमारे जैसे सपोज मोनार्की कंजर्वेटिव है, ओके, लाइक टेक द एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल राजस्थान में, और एक कंजर्वेटिव या मोनार्की रूलर्स बोलता है पूरे इंडिया के जो अदर सपोर्टिव्स को कि मैं अगर मुझे पावर दिया जाए या मुझे सपोर्ट मिले तो मैं इस पूरे कंट्री का यूनिफिकेशन कर सकता हूँ। तो एक चीज सोचिए, जब कंट्री के यूनिफिकेशन की बात आएगी तो डजंट मैटर वो मोनार्की हो, कंजर्वेटिव्स हो या लिबरल्स हो, हर कोई उसको सपोर्ट करने को तैयार हो जाएगा। तो इस जगह कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे बेटा, वो क्योंकि कोई भी चांस जो किसी भी बड़े मूवमेंट का अपना क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, दे वांट टू टेक ए क्रेडिट। तो इसलिए दो कंट्री ऐसे जहां पे कंजर्वेटिव ने मूवमेंट स्टार्ट किया, इटली एंड जर्मन, दोनों कंट्रीज के नेम है जिनमें स्टार्टिंग किसने की है मूवमेंट्स की यूनिफिकेशन के लिए? कंजर्वेटिव्स। ओके, जबकि इन अर्लियर हमने देखा कि मूवमेंट तो कौन सपोर्ट डेमोक्रेटिक नहीं थे, ये कंजर्वेटिव थे, लेकिन इनको क्रेडिट लेने के लिए मूवमेंट स्टार्टेड बाय द कंजर्वेटिव। जो मूवमेंट कंजर्वेटिव्स के द्वारा स्टार्ट हुआ कहाँ? जर्मन्स पे, और एक और कंट्री थी इटली, दोनों जगह हम अभी डिस्कस करेंगे। फेलियर ऑफ 1848 रेवोल्यूशंस, किनका 1848 का रेवोल्यूशंस फेल हुआ था बेटा? डेमोक्रेटिक लिबरल्स का। आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे ना तो आपको ध्यान आएगा कि यू नो इन जर्मन पार्लियामेंट दे पास द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट उन्होंने पास किया था, किसने? लिबरल्स ने। थोड़ा रिवाइज करोगे थोड़ा ध्यान आएगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट पास किया, उसके अंदर 831 मेंबर्स थे। मैं तो आपको रिवाइज करा रहा हूँ, 831 मेंबर्स थे, और 831 मेंबर्स ने जब रिप्रेजेंटेटिव ने ड्राफ्ट कमेटी पास की और ड्राफ्ट के लिए, तो यू नो जर्मन रूलर्स विलियम्स फोर्ट जो थे वहां के, विलियम्स फोर्ट, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट को। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट पास किया उसको रिजेक्ट कर दिया विलियम्स फोर्थ ने। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक तो अनदर वन रीजन था क्योंकि ऑलरेडी लिबरल्स तो फेल हो चुके थे 1848 के रेवोल्यूशंस में, क्योंकि 1848 का जो रेवोल्यूशंस हुआ था फॉर डेमोक्रेसी, तो देवर फेल, लिबरल्स तो ऐसे फेल हो गए थे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि एक सॉफ्ट कॉर्नर फॉलो किया गया था विलियम्स फोर्थ के द्वारा। क्या? क्योंकि उसने एक क्या हुआ, जो बॉन्डेड लेबर होते, इट वाज द बैंड, एबोलिश कर दी थी जो बॉन्डेड लेबर और सब टर्म्स जो होते हैं उनको परमानेंटली बैन कर दिया था कि आगे से कंट्री में ऐसी प्रैक्टिस नहीं होगी।
तो इस टाइप से क्या हुआ था, लिबरल्स तो फेल हो चुके थे, इसलिए कंजर्वेटिव ने दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। ओके, तो फ्रॉम द पर्शिया टुक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए नेशनल यूनिफिकेशन। किसने ले ली रेस्पॉन्सिबिलिटी? यू नो, पर्शिया किंग, और उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, किसने? कंजर्वेटिव ने। किसकी? इटली के यूनिफिकेशन की। तो उनमें सबसे मेन नेम आता है चीफ मिनिस्टर। कौन थे चीफ मिनिस्टर? ओटो वन बिस्मार्क, जो पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी से थे। ओटोमन नेम आपकी बुक में बहुत फेमस है, ओटोमन बिस्मार्क। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। तो इन्होंने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, किसके लिए? जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए। तो 3 wars happens over the 7 years। 7 सालों के इंटरवल्स के अंदर 3 wars हुए, किसके साथ? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। क्योंकि इन तीनों के अंडर क्या था? जर्मन था। तो विद इन द 3 years, सॉरी, 3 wars हैपन विद इन द 7 year। 7 सालों के अंदर 3 वार हुए थे, विद 1 ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो यहाँ से यूनिफिकेशन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया इनसाइड द जर्मन। तो इन जनवरी 1871 आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन, हु वाज द केसर विलियम फर्स्ट? केसर विलियम was the proclaimed as a जर्मन एम्परर। उसको जर्मन एम्परर बना दिया गया। एम्परर मतलब चांसलर, जो जर्मन के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, किनको? केसर विलियम्स को। द न्यू स्टेट प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। अब इस न्यू जो जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ, जो न्यू स्टेट बना, तो इन्होंने किसको फोर्स किया? पर्शिया को फॉलो करते हुए। ये पर्शिया को स्ट्रॉन्ग नेशन फॉलो करते हुए, दे फॉलो द मॉडर्नाइजेशन, बैंकिंग, मॉडर्न करेंसी, लीगल, जुडिशरी, इन सब चीजों को इन्होंने एडप्ट किया अपने आप को चेंज करने के लिए। तो दिस वाज द डिटेल्स ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। ये जर्मन यूनिफिकेशन की स्टोरी है। थोड़ा सा मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। जर्मन यूनिफिकेशन वाज स्टार्टेड बाय द कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव ने 2 ऐसे कंट्री थे जो बड़ा मूवमेंट रोल प्ले किया था फॉर इटली एंड जर्मनी, दोनों में। अब क्वेश्चन आता है कि वाई कंजर्वेटिव ओनली, वाई नॉट लिबरल्स? बिकॉज लिबरल्स वर फेल इन द 1848 रेवोल्यूशंस। क्योंकि 1848 के रेवोल्यूशन में लिबरल्स फेल हो चुके थे, और कंजर्वेटिव क्या थे? दे वर क्लोज टू द मोनार्कीज। तो कंजर्वेटिव्स के बाद वहाँ पे कंजर्वेटिव जो रूल कर रहे थे, सपोर्टर्स उनके मोनार्कीज, तो दे वांट टू टेक ए क्रेडिट ऑफ दिस मूवमेंट। वो खुद क्रेडिट लेना चाहते थे। तो बाय हेल्प ऑफ द पर्शिया टुक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। तो इसकी नेशनल यूनिफिकेशन की किसने जिम्मेदारी ली? चीफ मिनिस्टर ऑफ ओटो वन बिस्मार्क, जो पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी चीफ थे, उन्होंने। तो कैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ? 3 वार हुए इन इंटरवल ऑफ 7 years। 7 सालों के अंदर 3 वार। 1 वाज द ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, और इटली का यूनिफिकेशन हो गया। फिर इसके जर्मन का यूनिफिकेशन हो गया। और इन जनवरी 1871 जर्मनी यूनिफिकेशन, जो केसर विलियम्स वाज द प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर। और इसको जर्मन को मॉडर्नाइज करते हुए दे यूज द बैंकिंग, मॉडर्नाइजिंग और लेटेस्ट करेंसी, जुडिशरी, लीगल मेथड्स, सबको मॉडर्नाइज किया इन्होंने। इन सब चीजों को फॉलो किया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ओके, अब इफ यू एनी डाउट यू मे बी आस्क। लेटर ऑन विल स्टार्ट द इटली यूनिफिकेशन। इटली का यूनिफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट द इटली यूनिफिकेशन। अब यू नो व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेवोल्यूशनरीज हु स्टार्ट द मूवमेंट इन इटली, जिसने सेक्रेट सोसाइटीज बनाई थी? गिजिप्पी मैजिनी। यस, वेरी गुड। तो हु प्ले द इम्पोर्टेंट रोल? अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। जस्ट वेट।
यस, आर यू एबल टू सी द स्लाइड्स? मे बी पॉसिबिलिटी थोड़ी क्लियरिटी नजर नहीं आएगी, पर मैं मैसेज दे दूंगा आपको। Yes. ओके ना? Yes, sir. तो बेटा इसमें थोड़ी Yes, क्लियरिटी है। sir. हाँ, आई विल पोस्ट द अनदर वन मैप, मैं दूसरा मैप पोस्ट कर दूंगा। तो मैं जो मैसेज दूंगा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे। यू नो, अर्लियर टाइम इटली वाज द अंडर इन 3 डिफरेंट कंट्रीज और 3 डिफरेंट पावर, आप कह सकते हैं। अब इटली किन किन के 3 कंट्रीज के अंदर आती थी पहले? क्योंकि इटली एक ऐसा कंट्री नहीं रहा जिसमें एक ही कंट्री ने रूल किया हो, जैसे हमारे इंडिया पे किया कॉलोनियल ब्रिटिशर ने, बट इटली पे ऐसा नहीं था। तो यू नो दिस नॉर्दर्न पार्ट, कैन यू सी द नॉर्दर्न पार्ट? इट वाज द अंडर द ऑस्ट्रिया। ये किसके नॉर्दर्न पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे, किसके अंडर आता था? जहां मेरा कर्सर वर्क कर रहा है, इट्स कम अंडर द ऑस्ट्रिया के अंडर आता था ये। ओके, सेंट्रल पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज द सेंट्रल पार्ट, इट्स कम द पेपल स्टेट, मतलब इट इज अंडर द पोप, जो चर्च के इनके होते हैं ना पोप, उनके अंदर आता था ये सेंट्रल। तो सेंट्रल पे कौन रूल कर रहे हैं? पोप। और नॉर्दर्न में कौन स्टेट कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं? ऑस्ट्रियन। और दो पार्ट, ये सदर्न पार्ट जो लास्ट है, इट कम द बर्बन फैमिली। अब ये बर्बन फ्रांस वाले नहीं है, बर्बन फैमिली ऑफ द स्पेन किंग, ये स्पेन के। तो दिस सदर्न पार्ट कम्स अंडर द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। इस पे कौन रूल करता था? स्पेन। इसको किंगडम्स ऑफ बोथ, अनेबल टू दिखाई नहीं दे रहा। तो दिस आर द क्लियर पिक्चर्स ऑफ द इटली। और दिस पार्ट जो आइलैंड पार्ट था, दिस आइलैंड पार्ट जो इसके अंदर दे रखा है, और ये इतना सा आइलैंड पार्ट किसके अंदर आता था? ओनली इटली। और इसका नाम है सेंडिनिया पिडमोंट। जो सेंडिनिया पिडमोंट ये वाला एरिया, 2 आइलैंड, इट्स कम द इटालियन प्रिंसली हाउसेज। केवल इटली के अंदर तो 2 आइलैंड आते थे, बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट पे हूँ रूल। नॉर्थन पे ऑस्ट्रिया, सेंट्रल पे पोप, और सदर्न पे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। क्लियर? ये पिक्चर क्लियर हुई बेटा आपको? Yes, sir. तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, केवल जो रूल करते थे ये 2 आइलैंड दिख रहे ना, यहाँ पे केवल इटालियन प्रिंसली स्टेट, मतलब इटालियन रूलर जो यहाँ की डायनेस्टी थी, ओरिजिनल नेटिव, उनके अंडर केवल 2 आइलैंड आते थे। बाकी सेंट्रल पार्ट पोप के अंदर आता था, नॉर्दर्न पार्ट कम्स अंडर द ऑस्ट्रिया, एंड सदर्न पार्ट बर्बन किंग्स। इन पे इस टाइप से इन्होंने इटली को डिवाइड कर रखा था, इटली को इस टाइप से डिवाइड करके रूल करते थे ये। ओके, तो हाउ द मोमेंट यूनिफिकेशन इन इटली स्टार्टेड, सी द स्लाइड्स। यस, यस। तो who play the important personalities in unification of Italy? तो गिजेपी मेजेनी प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, बट यहाँ पे इससे भी ज्यादा सेम नेम ने जो रोल प्ले किया, इन्होंने तो रोल प्ले किया था, ई फॉर्म द सेक्रेट सोसाइटीज, ई वाज द रेवोल्यूशनरीज, और इसने यंग नेम से वो भी बनाई थी, और बर्न नेम से भी बनाई। तो किंग्स विक्टर एमानुएल सेकंड, किंग विक्टर एमानुएल सेकंड वाज द किंग ऑफ इटली, जो आइलैंड पे रूल करते थे। और व्हाट वाज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो इनके अंडर जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नेम था केवर। केवर वाज द चीफ मिनिस्टर, कम्स अंडर द किंग्स विक्टर एमानुएल सेकंड। एंड यू नो जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के थे ना, ही हैज द गुड पर्सनालिटी। केवर जो थे वो गुड, अच्छी पर्सनालिटी रखते थे, एंड गुड रिलेशन विद द फ्रांस, इनके फ्रांस के साथ भी रिलेशन अच्छे थे। तो यू नो फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन होने की वजह से, लेकिन इनके बारे में एक बात कही जाती है कि ही वाज नाइदर ए डेमोक्रेटिक और नाइदर रेवोल्यूशनरी। ये न तो डेमोक्रेटिक थे न ये रेवोल्यूशनरी थे, चेंजेस चाहते थे, बट ही वाज ए चीफ मिनिस्टर, ये केवल चीफ मिनिस्टर थे। तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर पे रहते हुए जो अपना रोल प्ले किया वो है, बाकी ये न तो ज्यादा डेमोक्रेटिक थे न ज्यादा रेवोल्यूशनरी थे, किसी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बट अपनी पोस्ट पे रहते हुए इन्होंने जो यूनिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया विद द सपोर्ट ऑफ फ्रांस।
तो विद द सपोर्ट ऑफ फ्रांस, जो मैंने आपको ऑस्ट्रिया वाला पार्ट दिखाया था नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इटली, तो विद इज एफर्ट्स ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859, यानी फ्रांस के एफर्ट से इन्होंने 1859 में ऑस्ट्रिया वाला पार्ट जो नॉर्दर्न इटली का था वो किसके अंडर आ गया, चीफ मिनिस्टर ने अपने अंडर ले लिया। ओके, अब बचा कौन सा पार्ट, सदर्न और सेंट्रल पार्ट। तो एक और गिसेपी गेरिबाल्दी जो थे यहाँ पे, ये उन्हीं गिसेपी तो सेम नेम है बट गेरिबाल्दी एज ए रेवोल्यूशनरीज ही आल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, इनके बारे में बताया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स, इन्होंने सदर्न पार्ट में क्या थे जो इटालियन पीजेंट्स थे ना, तो उनके सपोर्ट से he was successful to drive out the Spanish ruler, जो बर्बन फैमिली के स्पेनिश रूलर रूल करते थे सदर्न पार्ट पे। तो विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल पीजेंट्स, इन्होंने उस एरिया को भी अपने अंडर ले लिया, किसके द्वारा, गिसेपी गेरिबाल्दी की सपोर्ट के द्वारा। अब बताइए, इसके अंदर एक बुक के अंदर स्टोरी बताई गई है कि इटली में इलिटरेसी रेट इतनी ज्यादा थी कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, वहां पे इतनी ज्यादा इलिटरेसी रेट थी कि इट वाज टू मच वेरी हाई, और अनवेयर ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, उनको ये खुद को ही नहीं पता था कि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है। और ला तबला जो ला तालिया जो वर्ड दे रखा है इन इटालियन, तो इट मीन्स ला तालिया इस टाइप के वो स्लोगन्स यूज करते थे वहां के लोग। पता है उन्होंने जब स्पेनिश रूलर जो बर्बन फैमिली के थे उन पे अटैक किया जो पीजेंट्स ने, तो उनको क्या लग रहा था, उनको लगा कि हमारे किंग जो है ना, उनकी वाइफ को, इमानुअल जो किंग है हमारे, उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया है, किसने, स्पेनिश रूलर ने। स्पेनिश रूलर ने उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया और हमें उनको छुड़ाना है। तो ये तो इन्होंने मूवमेंट का मतलब निकाला था। तो इसका मतलब है ला तालिया जो वर्ड दे रखा है, ला तालिया वर्ड यूज करते थे इटालियन वर्ड। तो इट मीन्स होता है कि विक्टर एमेनुअल वाइफ्स, यानी उनकी वाइफ को लिए बोला जाता था ऐसा। तो इतनी ज्यादा यानी पब्लिक में वहां अवेयरनेस नहीं थी। तो ये वाला सदर्न पार्ट जो था वो किसकी हेल्प से आ गया, इनकी हेल्प से, पीजेंट्स और बाल्दी की हेल्प से ये अपने अंडर ले लिया। अब बच्चा कौन सा, ओनली सेंट्रल पार्ट। तो बेटा सेंट्रल पार्ट जो नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट की स्टोरी देख के पोप को इनको लगा कि इट बेटर कि हम खुद ही इन चीजों को यहाँ से एंड ओवर कर दें इन्हीं को, ताकि हमारा रेस्पेक्ट भी रह जाएगा। तो उन्होंने खुद ही अपना एरिया धीरे धीरे अपने आप को डाइल्यूट कर दिया, अपने पावर्स को डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स द इटालियन रूलर, टुवर्ड्स द इमानुअल रूलर्स, विक्टर इमानुअल। तो इस टाइप से इटली का यूनिफिकेशन हुआ है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ इटली यूनिफिकेशन। तो इन दोनों के नोट्स मैंने आपको भेज दिए, आप स्टडी कर सकते हो, दोनों का इजी है। और विद इन 6 डेज हमने कितना स्टडी किया, हम कल टेस्ट लेंगे और मंडे ऑनवर्ड्स जो ब्रिटेन का एक और कंट्री का यूनिफिकेशन बचा है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो if you any doubt you